2024-IT dated April 19, 2021, the demonstration of which, that is the developed prototype of EVM, was given to Commission on 17/8/2021 and later on demonstrated to Secretary ACP on November 15, 2021 in compliance thereto. यानी जो इलेक्शन कमीशन ने ये ख़त लिखा है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उनको ये जवाब दिया है कि हम इससे यही समझते हैं कि जो आपको 19 अप्रैल 2021 को और बाद में 15 नवंबर 2021 को जो मशीन्स की डेमोन्स्ट्रेशन दी गई थी, आप उसको अप्रूव कर रहे हैं और हम उसके मुताबिक जो है वो मशीनें आपको सप्लाई करने के लिए तैयार है। अब बुनियादी तौर के ऊपर तो जाहिर है कि हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को सिंपल ये चाहिए कि अपनी शराइत पर मबनी एक टेंडर इशू करे और पूरी दुनिया से जो भी कंपनीज ये बनाती हैं वो बनाएंगी और वहाँ पे लेके आ जाएंगी और ये बड़ा अच्छा एक स्टेप होगा, पता भी चल जाएगा और एक लोगों के सामने भी बात आ जाएगी कि ये ईवीएम के ऊपर इलेक्शन जो है वो कितने महफूज हैं। और मैं आपको दोबारा याद ये दिलाता चलूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है ये सबसे पहले 2012 में आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने ये उठाया था। उसके बाद 2016 में इसके ऊपर डिस्कशन हुई और नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये हदायत की कि वो इसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाएं और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि इसके ऊपर जो अमली इक़दाम हैं वो उठाए जाएं। और अब यो 2012 और 2016 में जो पहले पीपल्स पार्टी ने और बाद में PMLN ने ये बात आगे बढ़ाई थी, हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को अपना मुस्बत किरदार जो है वो अदा करने की ज़रूरत है। और अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये ख़ुद ये कहा है कि वो इनको ये मशीनें जो हैं वो चाहिए अगले इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए, तो ये एक अच्छी बात है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। गवादर के मामलात के ऊपर बातचीत हुई है। दो वफाकी वज़रा असद उमर साहब और ज़ुबैदा जलाल जो हैं वो वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे और वहाँ पे जो इस वक्त के मामलात हैं उनके ऊपर वो उनका हल भी बात करेंगे और जो इस वक्त वहाँ पे एहतजाज लोग कर रहे हैं उनसे वो बातचीत भी करेंगे। वज़ीर आज़म इस पर पहले ही नोटिस जो है वो ले चुके हैं और इस मामले में जो सख्त इक़दाम हैं उनकी हदायत जो है वो की जा चुकी है। पीने के पानी के ऊपर सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद के पीने के पानी के ऊपर जितना खर्च होता है उससे कहीं ज़्यादा गवादर के पानी के पीने के ऊपर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर ख़र्चा जो है वो किया गया है और वो दिया जा रहा है। 700 अरब रुपए का सदरन बलूचिस्तान पैकेज जो है वो हम अनाउंस कर चुके हैं। उसमें से जो 560 अरब रुपया है वो खालिस्तान वफाक का दिया हुआ पैसा है और इतना बड़े पैसों की वहाँ पे दिए जाने के बावजूद अगर मसले जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं तो ज़रूरत है इस बात की कि ये इनकी असर नो जायज़ा लिया जाए कि आखिर खामी कहाँ आ रही है और क्यों इतना पैसा जो वफाक से जा रहा है सूबों में उसके बावजूद वहाँ पर अमल दरामद जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा। लिहाजा इसके लिए ये दोनों वज़रा वहाँ पे जाएंगे और एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को जो है पेश की जाएगी। इसके बाद तीसरा अहम एजेंडा जो है वो प्राइसेस का है। अब ये बात खुश आइंद है कि तीसरे मुसलसल हफ्ते में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है और एक अमूमी रुझान कीमतों में कमी का जो है वो तीसरे हफ्ते भी नज़र जो है वो आ रहा है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसन जो हमारे मासवाए सिंध के जहाँ पे बदकिस्मती से वहाँ की हुकूमत ने सेहत कार्ड और राशन के प्रोग्रामों में शिरकत नहीं की, बाकी तमाम पाकिस्तान में जो सेहत का ख़र्चा है वो पहले ही हुकूमत अब उठाएगी जनवरी से। तो तमाम जो आपके मिडिल क्लास का और लोअर मिडिल क्लास का जो सेहत के ऊपर अखराजात आ रहे थे अब वो अखराजात आपके हुकूमत उठाएगी और वो अखराजात भी आप अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनमें आप खर्च जो है वो कर सकते हैं। जो इंडेक्स है वो बता रहा है कि टमाटो, चिकन, आलू, इसके बाद जो इनकी कीमतों में जो है वो कमी हुई है और जो चीनी है और जो हमारा 20 किलो का आटा का थैला है उनमें इस्तेहकाम है। इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल है,
एग हेंस हैं, इन तमाम में हम देखिए दालें भी जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, ये पाकिस्तान के एक जो एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ एक हमने पूरा 20 सालों में हर चीज़ ही को इग्नोर किया। हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगवाते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम इस वक्त एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन हमारी दाल जो हम खाते हैं ये भी हमें न्यूजीलैंड से आती है। और ये जो इम्पोर्टेड इस वक्त चीज़ें हैं, एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से हमें उसका सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान इस रीजन में अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से, बांग्लादेश से, तो इस वक्त सबसे सस्ता मुल्क है सवाए चाय के। जो वहाँ पर जो हिंदुस्तान में 1232 रुपये की है वो हम, और बांग्लादेश में 916 रुपये की है, श्रीलंका में 1117 की है, हमारे यहाँ 1315 रुपये की है पर केजी चाय। चाय हमारी महंगी है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे दालें हैं, आटा है, इवन सब्जियां हैं, ये तमाम इस रीजन में हम इससे जो है वो इस वक्त जो है वो हम इस पूरी रीजन में सबसे सस्ता मुल्क हैं। और अब जब हम ये हेल्थ का बजट जो है और उसके बाद जो राशन है वो भी निकाल देंगे तो इससे और सस्ता जो है वो हमारे लोगों को मिलेगा। और आटा जो है, जब आप इसको जो 30% रायत जो भी मिलेगी 50,000 से कम आमदनी वाले लोगों को, एक्चुअली उन्हें आटा 2018 में जो आटे की कीमत थी उससे भी सस्ता आटा जो है वो मिल रहा होगा। इसी तरीके से जो मसला हमारा आ रहा है वो अब भी जो है वो कराची और हैदराबाद में आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो मीडिया के नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप PBS के ऊपर ना जाएं, आप खुद अपने लोग वहाँ पे भेजें और चेक करें कि कराची में इस वक्त आटे की कीमत क्या चल रही है और इस वक्त लाहौर में क्या चल रही है। कराची में इस वक्त 1347 रुपये का जो है वो इस वक्त आटा जो है वो चल रहा है, बाकी पूरे मुल्क में जो है वो 1100 का है। कराची में और कोयटा में, इन दो में जो है वो 1400 रुपये से 1347 का कराची में है, 1400 रुपये का कोयटा में है। और उसकी वजह यह है कि कोयटा में ज़्यादातर ये कराची से ही चीज़ें जाती हैं। सो इसको एक उन्होंने कुछ बेहतरी की है सिंध हुकूमत ने, हमने जो शोर मचाया, लेकिन अभी भी वहाँ पे आप देखें कि तकरीबन 250 रुपया आटा जो है वो बाकी पूरे मुल्क से महंगा है। इसी तरीके से जो चीनी है वो भी इस वक्त कराची में तकरीबन 96.3 यानी तकरीबन 97 रुपये की है, और बाकी तमाम मुल्कों में ये 90 रुपये पे आ गई है, और कुछ जगहों के ऊपर तो 90 रुपये से भी ये कम जो है वो हो गई है। इसी तरीके से कोयटा में हमारा जो दाल, मूंग है और चने का है, ये भी बाकी मुल्क से जो है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तमाम सियासी जमातों को मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। गवादर के मामलात हल करने के लिए वफाकी वज़रा असद उमर और ज़ुबैदा जलाल गवादर जाएंगे और गवादर के मसाइल पर जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में वो वहाँ पे गंदम की जो आटा है उसकी कीमत कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही शुगर की कीमत का कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो सिंध हुकूमत से हम एक बार फिर ये अर्ज़ करते हैं कि नाराज़ हुए बग़ैर मेहरबानी करें, तो जो कंट्रोल्स हैं उनको अपने बेहतर करें। और फिर जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो हमारा SPI है उसमें 40% कराची से सिर्फ जो है वो इम्पेक्ट आता है उसका। जो कराची में चीज़ें महंगी होती हैं तो उसकी वजह से जो इम्पेक्ट है वो कराची में आता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं किसानों में फर्टिलाइज़र का बता दूँ। जितने अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र को इस हुकूमत ने मैनेज किया है, इतनी गैस के बहरान के बावजूद उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो 4 हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई, उसके 5 जो हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई, उसके नतीजे में किसान को 400 अरब रुपया इजाफी आमदनी जो है वो हुई है। इस वक्त दुनिया में यूरिया की कीमत तकरीबन 10,000 रुपये के ऊपर है। हमारे यहाँ इस वक्त जो बैग है वो मिल रहा है 1700 रुपये सरकार के ऊपर, और जहाँ पे ब्लैक की शिकायत है वहाँ पे भी 2200 रुपये का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा जो फ़र्क है कीमत का वो हुआ। और उसका जो फ़र्क है ये ऐसे ही नहीं हो गया, इसमें एक बहुत ही हमारी एक समझिए कि जो हमारी एनर्जी मिनिस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है,
उन्होंने एक बहुत ही प्लान तरीके से ये फैसला किया कि जो हमारे गैस के प्लांट्स हैं उनको गैस की सप्लाई जो है वो जारी रखी जाए। और अगरचे हमारे यहाँ डोमेस्टिक गैस का बहरान आ जाता है, लेकिन हमने फर्टिलाइज़र को गैस जो है वो जारी रखी, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वो यूरिया की हम ले सके, जो तकरीबन 34 मिलियन मैट्रिक 33 मिलियन मैट्रिक टन है। ये हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वो हुई है। और अगर ये थोड़ा गैस का हमारा इशू ना होता तो हम शायद 37 पे चले जाते। गैस में ये बात हमें समझने की ज़रूरत है, जो रोज़ हम टेलीविज़न के ऊपर दिखाया जाता है कि फ़लाने शहर में गैस कम हो गई है, फ़लाने में, ये सिर्फ 28% लोगों का बोझ 78% लोग उठा रहे हैं। तमाम जो गैस शहरों में है वो सब्सिडाइज्ड गैस है और उसका बोझ 78% उन लोगों के ऊपर आ रहा है जो कि जिनके पास गैस नहीं है। वो एलपीजी के ऊपर है या कोयले के ऊपर है या वो और जो लकड़ी के ऊपर है, दीगर ज़राए के ऊपर है, उनके पास गैस नहीं है। और वो 78% लोग बड़े शहरों में रहने वाले 28% लोगों का बोझ उठा रहे हैं। ये इसका डेफिनेटली ये लंबा अर्सा नहीं चल सकेगा। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। पिछले साल 9% डिप्लीट हुई, इस साल फिर 9% डिप्लीट हो रही है और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। और ख़ुसूसन ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बहरहाल बदलनी होंगी और हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा। एनर्जी के ऊपर उन 78% लोगों का भी उतना ही हक है जो कि इस वक्त गैस की सहूलत से महरूम है, जितने कि वो जो कि बड़े शहरों में रहते हैं और उनके पास गैस जो है वो आ रही है। इसके साथ जो डीएपी है, चूँकि उसकी कीमत इस वक्त दुनिया में बहुत महंगी है, डीएपी हम बनाते नहीं हैं, 70% डीएपी हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमत जो है उसमें इजाफा हुआ है और उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से भी पाकिस्तान में यूरिया की कीमत जो है वो बढ़ी है। अब ये यूरिया की जो कीमत है उसमें भी डिक्लाइन जो है वो आ रहा है। तकरीबन एक ओवरऑल जो पीबीएस था उसके मुताबिक ये तकरीबन 10% कम हुई है पिछले इन हफ्तों में और अब तकरीबन ये 1834 रुपया इसकी एवरेज प्राइस जो है वो निकल रही है। और जो इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो अब हमारे यहाँ बुआई का सीज़न मुकम्मल हो गया। एक बड़े टीवी ने लिख दिया कि इससे बुआई मुतासर होगी, तो मैंने उन्हें बताया कि तकरीबन पूरे मुल्क में गंदम जो है वो पहले ही उसकी बुआई जो हो चुकी है और इसके मुताबिक जो है वो अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, शुगर की नई पॉलिसी जो है रिफॉर्म्स का एक हमने पूरी कमेटी तश्कील दी थी जिसका मकसद ये था कि वो शुगर के ऊपर जो है वो अपने मामला देखेंगे। शुगर के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो दी गई है और शुगर सेक्टर रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट जो है वो आज जारी की जा रही है। इसमें एक 3 हफ्ते के लिए एक पब्लिक डिबेट होगी और तमाम लोग जो हैं इसको देख लेंगे। इसमें बहुत बड़े प्रपोजल्स दिए गए हैं, जिसमें एक बड़ा प्रपोजल ये है कि शुगर को डीरेगुलेट कर दिया जाए और इसमें ना हुकूमत जो है वो कीमत फिक्सेशन में डले, ना ही सब्सिडी में डले और ना ही सिर्फ जो क्रशिंग सीज़न है उसको हुकूमत इन्फोर्स करे। लेकिन ये अभी पब्लिक डिबेट के लिए दे दी गई है 3 हफ्ते, इसके ऊपर सजेशंस और जो लोग बाकी भी इसमें बात करना चाहते हैं वो बात कर लें और उसके मुताबिक फिर इसको जो है वो हम आगे लेके चलेंगे। मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना की जो नई किस्म ओमिक्रॉन आई है उसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी है और फ़िलहाल हमारे यहाँ हमें खुशी की बात है कि ना सिर्फ ये कि 25% लोगों ने अपनी वैक्सीन जो है वो लगवा ली हैं, यहाँ पे सिर्फ ये है कि 2 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज़ लगवाई है। उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो दूसरी डोज़ लगवा लें, क्योंकि जो वैक्सीन की 1 डोज़ है उससे 3% के करीब जो है वो बचत होती है। लेकिन जब आप दूसरी डोज लगवाते हैं तो उससे 17 गुना 3 गुना बचत होती है, लेकिन जब आप दूसरी डोज लगा देते हैं तो 17 गुना जो है वो उससे बेहतर हो जाता है मामला और इससे कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बढ़ती है। इसके साथ काबीना ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन
दो तरफा फ़ज़ाई रूट में तब्दीली की मंजूरी दी है और काज़िक एयर कंपनी SCAT को पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त दी है। बेसिकली काज़िकिस्तान और सेंट्रल एशिया में हम चाहते हैं कि एक फ़ज़ाई सफ़र शुरू हो ताकि हमारे आजकल उनके ताल्लुकात जो हैं उससे मज़ीद उस पर फ़ायदा हो। पाकिस्तान और इराक़ के माबैन फ़ज़ाई सफ़र मुआहदे में तरमीम की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तानी काबीना ने पाकिस्तानी 10, 50, 100 और 1000 रुपये के पुराने करेंसी नोट्स जो थे उनको स्टेट बैंक चाह रहा था 6 साल की एक्सटेंशन की जाए, काबीना ने 1 साल की एक्सटेंशन की है। जिन लोगों ने चेंज कराने हैं वो 1 साल में चेंज करा लें। 10, 5, 50 और 100। अफ़गानिस्तान के लिए हमने वीज़ा पॉलिसी जो है उसमें नरमी दी है। 15 दिन के अंदर अगर वीज़े के हसूल के लिए जो है वो 30 दिन से मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी गई है। इसी तरीके से जो अफ़गान अवाम की फलाह बहबूद और इमदाद के लिए बैनुल अक़वामी NGOs हैं उनके तरीक़ाकार को आसान किया गया ताकि वो अफ़गानिस्तान जा सके। इसी तरीके से जो अफ़गान शहरी दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं उनके वीज़ा जो है वो 60 दिन के लिए ट्रांजिट वीज़ा उनको अवेलेबल होगा ताकि वो ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों से इसको इस्तेमाल कर सकें। काबीना को ओगरा की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2019-20 पेश की गई। इसमें पहली बार एक बहुत बड़ा जो रिफॉर्म आया है कि अब 10 कंपनीज़ को लाइसेंस दिया गया है जो कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर में गैस इंपोर्ट करके लोगों को दे सकेंगी। सो ये इसकी भी डीरेगुलेशन होने जा रही है और इसमें बहुत मेजर स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं। इसके साथ ये जो हमारे यहाँ फटते हैं गैर कानूनी पंप्स में और प्लास्टिक के कंटेनर में उनके ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम जो होगी और दूसरा ये जो हमारे गैस सिलेंडर्स फटते हैं इसके ऊपर पहली बार एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो लाई जा रही है। इदारा जाती इस्लाहात के नवंबर 2021 को होने वाले इजलास में फ़ैसलों की तौसीक जो है वो की गई है। इसी तरीके से जो ECC के फ़ैसले हैं उनकी तौसीक जो है वो की गई है और 5 बिलियन रुपीज़ आपको पता है पहले ही हम अफ़गानिस्तान को दे रहे हैं। OIC की मीटिंग है 19 तारीख को, उसमें हम मज़ीद देखेंगे कि कैसे हम अपने अफ़गानिस्तान के भाइयों के लिए और बहनों के लिए क्या मदद हम कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। जी तो ये बता दें कि जिस तरह आपने कि कल मशीर पार्लियामेंट मूड ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आज कैबिनेट में सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कानून साजी हुकूमत कर रही है इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद। तो वो कैबिनेट में उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर फर्दर डिसीजन किया जाएगा। तो सर क्या वो ब्रीफिंग दी गई? दूसरा सर आज सुबह से खबरें चल रही है कि मिनी बजट के हवाले से भी काबीना में ब्रीफ किया गया। तो मिनी बजट के हवाले से सर हुकूमत का क्या सर? नहीं, अभी कोई ऐसा दोनों के ऊपर जो है वो आज काबीना में कोई इस किस्म की बात नहीं है। अच्छा, ऑयल सर आपने बताया कि पीपल्स पार्टी के दौर में AVM आ गया, लेकिन बुनियादी तौर पर देखा जाए तो आपका बड़ा इनिशिएटिव था। आप क्या समझते हैं कि जितनी मशीनें रिक्वायर की गई हैं वो मिल जाएंगी और आज तो पानी की काश्त के हवाले से भी कोई बात होनी थी काबीना में? पॉलिसी नहीं अभी आज आई नहीं है लेकिन वो आ जाएगी। वो जो हेम का हमने शुरू किया था काम उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसको आ जाएगा। लेकिन ये EVM के ऊपर कोई 4000 मशीनें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ही इलेक्शन कमीशन टेंडर करेगा ये अवेलेबल हो जाएगा। सर ये जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आ रहा है इसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि बहुत सारी एग्जेम्पशन मेडिसिन पे भी विड्रॉ हो रही है और क्या आप ये समझते हैं कि इससे कोई देखिए आम मेडिसिन में मैं आपको बताऊं फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हुई है। ये जो हम कह देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया, वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है कि 3 रुपये कीमत थी उसकी 7 रुपये हो गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। आप देखें ना अगर 3 रुपये कीमत है 7 रुपये होगी तो क्या कीमत आ गई। सो जो दवाइयाँ असेंशियल हैं और अब तो वैसे भी सेहत कार्ड के बाद ये इशू ख़त्म हो गया। अब तो आप दवाइयाँ इलाज जो है वो आपका वैसे ही उधर से फ्री है, उसमें क्या प्रॉब्लम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आरबी मंडी में चूंकि कम हो रही हैं और आज कैबिनेट में भी मामला मेरे बहस लाया गया, क्या
यहाँ पे भी असरात उसके होंगे, कम होंगे? अभी तो इतनी काम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, तो अभी दुआ करेंगे और काम हो। चौधरी साहब ये बताइएगा कि चेयरमैन नैब को ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो तस्वीर दी गई थी और इस मामले को ज़ाहिर है कि परमानेंटली भी सेटल करना है, इस हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है, कब तक जो है इस बारे में जो हतमी जो स्टेप्स लिए जाएंगे? ये अभी आज काबीना में डिस्कशन नहीं हुई, जब होगी तो इंशाल्लाह बताएं। साहब जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद ने एक इल्ज़ाम लगाया और आपके साबका सदारती उम्मीदवार भी थे, और वो कहता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जहांगीर ट्रेन एंड कंपनी जो थी वो 50 लाख रुपया मंथली देती थी, उस पर क्या कहेंगे? दूसरा, इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने की आपने बात की थी, तो क्या इलेक्शन कमीशन घबरा गया है जिसके बाद उसने कहा कि जी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं, और इस पे काबीना कुछ हो गया, तो काबीना ने इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को घबरा लिया? आपकी सवाल है कि आपने कहा कि 28 और 78% गए, तो ये 106% बनता है, तो इसमें एग्जैक्टली बता दें 72 और 28। पहली बात तो यह है कि ये जो आपने कहा कि वजीरुद्दीन अहमद साहब, इस तरह के कई मसखरे फिर रहे होते हैं जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उनका ख्याल होता है कि से एक दिन आप जैसे दोस्त जो हैं वो सवाल शवाल कर लेंगे, नाम शाम आ जाएगा। इनको इनके घर वाले भी नहीं पहचानते, तो इस बहाने है कि आप लोगों की तवज्जो आ जाती है, तो इन मसखरों पर इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात जो थी, जो आपने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन वाला, देखें इलेक्शन कमीशन हो, मैं हूँ, आप हों, एक हमारी ओपिनियंस हो सकती है, लेकिन जिस तरह से तशरीह का इख्तियार, हतमी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, इस तरह कानून बनाने का हतमी इख्तियार पार्लियामेंट के पास। इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो भी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के शहरी हैं, बल्कि बड़े लर्नेड लोग हैं। जाहिर है कि वो भी कानून समझते हैं कि कहाँ पे बहस ख़त्म करनी है। अगर तो वो एक बहस चलती रहे और सारे जिस तरह सियासी पार्टियाँ एक अपना लेके चलती रहती हैं, वो सियासी पार्टी तो नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है, और दे फुली रियलाइज़ कि उन्होंने क्या करना है और कानून के मुताबिक करना है। सो आई थिंक अगर इस तरफ वो चल रहे हैं तो ये मुस्बत पेशरफ्त। पीसीबी का काम है, पीसीबी देखे इसको। कैबिनेट में नहीं बात हुई, कैबिनेट की इस बारे में तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता सकते हैं, कैबिनेट में तो बात नहीं। टेंडर के मामले में कहीं फिर तो मुआवजे हो जाएगा, आपने तजवीज़ तो दी है इलेक्शन कमीशन को, क्या इसको परसू भी करेंगे? जब सवाल खत्म हो गए तो जरूरी करना है।